क्वेश्चन 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी खुद ना सीख ले। जो आधारभूत सहायता है ये एक तरीके से बच्चे का क्या करता है, मानसिक विकास करता है और एक तरीके से ये रटने पे फोकस नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से अधिक सीखे और बच्चों को तब तक सिखाए जब तक बच्चा खुद ना सीख ले। और एक तरीके से जब तक प्रयास करते रहते एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा बस समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है। इसमें ऑप्शन है उसे आधा समाधान नहीं, उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। ऐसा भी नहीं करना। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना नहीं, उसे बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। यदि ऑप्शन आपका ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें सीखने की विविध शैली का मतलब क्या है कि आपके पास जो स्कूल में आप बच्चा पढ़ाते हो तो कक्षा में क्या होता है कि आपके पास सारे बच्चे सेम तो होंगे नहीं, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ मंदबुद्धि बालक होंगे। आप उन सब दोनों बच्चों को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, तो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए आपको अलग अलग मेथड का यूज़ करना होगा ताकि सभी बच्चे ढंग से सीख सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है, विविध प्रकार के हम टेस्ट बनाते हैं, उनको अलग अलग टाइप के कार्य देते हैं ताकि बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो सके। कार्य और प्रशिक्षण को एक समान सेट करना, हम एक समान नहीं कर सकते क्योंकि अलग मंदबुद्धि भी है, प्रतिभाशाली भी है। समान अनुदेश देना, हम इक्वल अनुदेश समान अनुदेश नहीं दे सकते। परीक्षण में पूरे करने के लिए एक समान समय देना, एक समय नहीं देते कि मंदबुद्धि को टाइम ज़्यादा लगेगा और जो प्रतिभाशाली बच्चा है उन्हें कम टाइम लगेगा। इसमें विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देखें। 13 क्वेश्चन है, आजकल के बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। क्या होता है, जो बच्चों की जो गलत धारणाएं होती हैं उसको वैकल्पिक धारणा कहते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि क्या होता है, हम हर एक बच्चे की सोच अलग अलग होती है, हर बच्चे की सोच भिन्न होती है। हम ये नहीं कह सकते कि दो बच्चे सेम ही सोचेंगे, हर बच्चा अलग टाइप से सोचता है। तो ये ज़रूरी नहीं है छोटा बच्चा बड़ों की सोच के समान सीखेगा, बड़ों की सोच अलग होती है, छोटे की सोच अलग होती है। तो इसमें क्या है, बच्चों की गलती की व्याख्या करने के लिए मनोहित शब्दों का प्रयोग करना नहीं, बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना नहीं, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनके सीखने के प्रति निष्क्रिय है ना। निष्क्रिय वर्ड जहाँ होगा वो ऑप्शन गलत है। पहचानना कि बच्चे की सोच बच्चे भी सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है, क्योंकि हर बच्चे की सोच बड़ों से भिन्न होती है, हर दो बच्चे की सोच एक दूसरे के समान नहीं होती। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका को सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। जो सबसे अच्छा शिक्षक होगा उसकी मेन भूमिका क्या होती है कि हर चर्चाओं में बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना। ये नहीं कि वो खुद ही बोलते हुए जा रही है, किसी दूसरे को अवसर नहीं दे रही है, तो एक तरह का फर्स्ट ऑप्शन चर्चाओं में अवसर उपलब्ध करवाना। 15 क्वेश्चन, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिप्रेरणा और अधिगम एक तरीके से साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो बच्चा अभिप्रेरित होगा वो एक तरीके से बहुत अच्छी लर्निंग कर सकता है। तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी के भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अनिहित इच्छा हो। कोई बच्चा तभी सीख सकता है जो भीतरी रूप से प्रेरित हो। अगर वो बच्चा भीतरी रूप से अभिप्रेरित नहीं है तो किसी भी कार्य को सीख नहीं सकता। तो एक तरीके से ठीक है, जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों में प्रेरित हो, केवल तभी प्रभावी होगा। बच्चों को बाहरी रूप से कितनी बार अभिप्रेरित कर ले, वो अभिप्रेरित नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है तो वो किसी कार्य को नहीं करेगा। अधिगम में प्रेरणा का कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं है, अभिप्रेरणा की बहुत भूमिका होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कार का उपयोग करने में प्रेरित हो। तो ये भी गलत है। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बच्चा जब तक इंटरनल रूप से अभिप्रेरित नहीं है तो वो किसी काम को सीख नहीं सकता।